भारत सरकार ने इन दिनों में देश की प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर इनोवेशन और रिसर्च कल्चर सिर्फ पेपर पब्लिकेशन के लिए नहीं, सिर्फ किताब लिखने के लिए नहीं, लोकलाइज प्रॉब्लम से लेके कंटेम्पररी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाले जी। और भारत की नई पीढ़ी में एक नया कल्चर लेके आए। ये हमारी सरकार की एक प्रायोरिटी की विषय बनी है जी। उसी में हमारी भुवनेश्वर आईआईटी में कल भारत सरकार की ओर से एक रिसर्च पार्क की फाउंडेशन दिया जाएगा। उसी के साथ साथ कल एक भुवनेश्वर की अराउंड उड़ीसा के और ईस्टर्न इंडिया के रिसर्च से आगे जाके, इनोवेशन से आगे जाके जो स्टार्टअप दुनिया की एक पहला शर्त रहती है, उसी का एक कॉन्क्लेव भी कल किया जाएगा जी। मैं आईआईटी वाले जब मेरे को मिलने आए और उसमें मेरे को इसी सारे कंसेप्ट बताए, being a Odia, I found suitable to propose one thing to them. Odisha is the first state to be a linguistic basis administrative unit. Right. Way back in 1936, Odisha has been carved out from Bihar province, and the Odia speaking area came out as a new state. So this is the first of its kind in our country, right, to be administrative unit on the linguistic basis. It's a nice coincidence. 12 years away, by 2036, Odisha will be completing its 100th year of birth. The present form of Odisha can be, we can say, it will completing 100 years in 2036. I suggested IIT colleagues, IIT Incubation Center Board, Research Park Board, why don't you create a vision? कोई भी चीज करने के लिए जब एक लक्ष्य तय होता है जी, तब उसको अचीव करने में एक आनंद भी आता है, एक फ्रेमवर्क बनता है, एक प्रोसेस बनता है। और हमारी जो स्टार्टअप की, मैं पिछले 2-2.5 साल से एजुकेशन के साथ जुड़ा हूं, मेरा एक ऑब्जर्वेशन हमारी देश की इन दिनों की जो यंगस्टर्स की नया कल्चर बन रहा है जी। बहुत अर्ली एज में दे आर वेरी फोकस्ड, दे लाइक ए प्रोसेस, दे डू डिटेलिंग एंड दे हैव देयर ओन नेटवर्क। इसको एक मोमेंटम देने के लिए जब उड़ीसा 2036 में 100 साल पूरा हो रहा होगा, तब इसी रिसर्च पार्क में, नॉट ओनली रिसर्च पार्क शुड बी द एपिसेंटर, क्योंकि मैंने देखा इन दिनों में देश में घूमते हुए, बाहर में भी देखा और हमारे उड़ीसा में भी देखा, भुवनेश्वर की इन अराउंड बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन इस बीच में बन गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बने हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत पुराने रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है जी। हमारे ओयूटी जैसे प्रेस्टिजियस एग्री यूनिवर्सिटी है, एम्स यहीं आ गई है, पुराने कटक मेडिकल कॉलेज यहीं है, ब्रह्मपुर संबलपुर मेडिकल कॉलेज यहीं है, इसी प्रदेश में एनआईटी राउरकेला है, बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये सबको दिखते हुए सबकी सेंटर भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में इन अराउंड 10 मेरे जानकारी में इंक्यूबेशन सेंटर है जिन्होंने अच्छे काम कर रहे हैं जी। लेकिन ये सारे को मिलाते हुए, अलायंस, ब्रॉड अलायंस बनाते हुए एक मोमेंटम देना पड़ेगा, एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी। इसके लिए मैंने सजेस्ट किया, व्हाई डोंट यू मेक ए टारगेट, व्हेन वी विल बी कंप्लीटिंग आवर 100th ईयर, 100 स्टार्टअप शुड कम अप बाय नेक्स्ट 12 ईयर, देयर मिनिमम नेटवर्थ शुड हैव बीन एटलीस्ट 100 करोड़। 100 साल जब पूरा हो रहा होगा, 100 स्टार्टअप ऐसे ही बने जिनकी 100 करोड़ की टर्नओवर होगा। जब हमारी उड़ीसा, जब इसको मैं कहता हूं सिर्फ उड़िया स्पीकिंग लोग होंगे ऐसा नहीं है, नॉलेज हैज नो बाउंड्री। लेकिन जहां आज सिलिकॉन वैली में या हमारे बेंगलुरु में या हमारे पुणे में
या हैदराबाद में या गांधीनगर में देश भर के लोग पहुंचते हैं जी। अगर इकोसिस्टम उनको मिलता है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनकी एस्पिरेशन को, उनकी क्रिएटिव आइडिया को, उनकी जील को पूरा करने के लिए अगर एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता है, तब वो एक मोमेंटम होता है। मेरे को लगा भुवनेश्वर हैज ए पर्पस टू हैव ए टारगेट 2036, इसीलिए इस 100 क्यूब्स की एनविजन किया गया है। लेट अस सी, मेरे को पूरा विश्वास है भारत की, इसके और भी एक एस्पेक्ट है मेघा जी। देखिए, हमारी देश में जो पिछले 2014 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 250 से 300 था जी। आज इसकी सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर न नेल्सन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Absolutely. ऐसा पिछले 10 साल में कोई महीना नहीं होगा उन्होंने यंगस्टर्स को एक स्टार्टअप फोरम पे एड्रेस नहीं किया होगा। इनोवेशन की बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, पूरा फाइनेंशियल पॉलिसी को रिस्ट्रक्चर करना, अपॉर्चुनिटी खड़ा करना। आज भारत सरकार 11 लाख करोड़ रुपया की कैपेक्स कर रहा है। ये सब इसकी इंडिकेशन है कि भारत में एक पैराडिम शिफ्ट हो रहा है। उसमें हमने देखा भारत में अभी 1 लाख से ऊपर 1,20,000 तक स्टार्टअप हो गया है। मैंने एक स्टडी कहीं पढ़ा, ईस्टर्न इंडिया में उसकी टोटल 8% है। ओके। पूरा ईस्टर्न इंडिया में। अब देखिए, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, रेंटर नॉर्थ ईस्ट, देश की जो मैन पावर है, जो लेबर फोर्स है जी, लेबर फोर्स की 75% यहीं के हैं। सर्विस इंडस्ट्री की लीडरशिप यहीं के हैं जी। और यहाँ कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है। आईआईटी खड़गपुर है जी, आईआईएम कोलकाता है, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीआईटी बेसरा है, जमशेदपुर एनआईटी, हमारे राउरकेला एनआईटी है, बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्वालिटेटिव यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन समहाउ मैन पावर रहने के बाद, टैलेंटेड मैन पावर रहने के बाद, और प्रॉब्लम यहां ज्यादा है। इस इलाका में भारत की अराउंड 40% लोग इसी में रहते हैं जी। इनकी पर कैपिटा इनकम को देखिए, इनके हेल्थ स्टैंडर्ड्स को देखिए, इनके इस इलाका का प्रोडक्टिविटी को देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हब को देखिए, सारे मिनरल्स यही है। प्रोडक्शन हब है वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सम मिसिंग लिंक इज देयर। हमें अगर हमारी नई पीढ़ी को 21st सेंचुरी में इस प्रॉब्लम्स और इस अपॉर्चुनिटी को नॉलेज के साथ एक ब्रिज बनाते हैं जी, उसी की नाम है 100 क्यूब। एक विनम्र प्रयास है। मेरे को लगता है कि हमारे भुवनेश्वर मेरे को निराशा नहीं करेगा और आईआईटी उसकी एपी सेंटर बने। नॉट ओनली आईआईटी, ऑल द इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस, सब उसकी लिंक, ये हब हो, बाकी सब स्पोक हो, या और कोई अच्छा नया हब बन जाए। ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होगा। Absolutely. तब एक नॉलेज बेस इकोनॉमी, नॉलेज बेस पब्लिक मूवमेंट बनेगा। इसीलिए उड़ीसा एक अपॉर्चुनिटी, उड़ीसा को भाई अभी मौका है, 100 साल जब होंगे, जन्मदिन में थोड़ा अच्छा कुछ करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। लोग हमारे नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने में लगेंगे, नया इकोनॉमी आया, देश दुनिया की लोग आएंगे, हमारे यहाँ से भी कोई सुंदर पीछे आगे निकल जाएगा। Absolutely, it's a dream worth pursuing, Mr. प्रधान। और आपने इनोवेशन पे इतना जोर दिया, मैं ये बताना चाहती हूँ ऑडियंस को भी, और आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जब भी स्टार्टअप्स की बात करते हैं, he doesn't only talk about startups in general. He is very specific. He says solution based startup होना चाहिए, innovation होना चाहिए, और आपने विस्तार से बताया भी हमें। तब भी मैं एक बार ब्रीफली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ की युवा पीढ़ी, not only Orissa, the entire region I'm talking about, यहाँ की युवा पीढ़ी को किस तरीके से, क्या प्लान है, कैसे जोड़ेंगे 100 क्यूब से, जहाँ इनोवेशन पे थ्रस्ट हो? देखिए मेघा जी, मैं उड़ीसा की स्टूडेंट और यूथ मूवमेंट से आया हूँ। मेरे पब्लिक लाइफ की आयु 40 साल हो गया है, लेकिन मेरे को जितना कॉन्फिडेंस पिछले 3 साल में मिला है, बीइंग एजुकेशन सेक्टर इंचार्ज ऑफ कंट्री, और उड़ीसा को जब मैं उसको, और मेरा एक वीकनेस है,
मैं दुनिया में कहीं घूमूं, देश की कुछ भी काम करूं, मेरे ऊपर मेरे मित्रों की एलिगेशन है, ये तो कहीं ना कहीं जाके उड़ीसा ही पहुंच जाएगा। तो ये मेरा वीकनेस भी है। और उसमें मैंने देखा, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। जी। जब कोरोना आने वाला था, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास दिल्ली आए। क्यों दिल्ली आप आए हो भाई? बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज की सब बच्चे थे। मेरा एक स्वभाव है, मैं जब बच्चों को मिलता हूं मैं पूछता हूं कि आप कहां से हो और आपके पिताजी क्या करते हैं। उसमें मैं उस व्यक्ति की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को थोड़ा फैक्ट चेक करता हूं। जी। और मेरे मन में एक जिज्ञासा रहता है कि हमारे वहाँ तो बहुत उड़िया लोग बहुत उड़ीसा में आज भी 100 करोड़ नेटवर्थ वाले उड़ीसा में हाथ में गिनने वाले लोग मिलेंगे। हम सब सर्विस सेक्टर की लोग हैं। जी। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में उड़ीसा किसी से कम नहीं है, लेकिन समहाउ एक एंटरप्रेन्योरियल इकोनॉमी हमारे वहाँ था। जी। उड़ीसा की पूरी कोणार्क लिंगराज टेम्पल्स को देखो, उड़ीसा की टेक्सटाइल इक्कत को देखो, उड़ीसा की राइस प्रोडक्शन इकोसिस्टम को देखो। जी। पहले और अभी भी उड़ीसा की बेसिक डीएनए में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भी एक कहीं ना कहीं एक मिसिंग लिंक ध्यान में आया। तब जब लड़के मेरे को बुर्ला के मिले, मैंने पूछा कि आप कैसे आए हो ना। हम प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए आए हैं। मेरे मन में आया कि थोड़े ज्यादा ओवर मैंने एम्बिशियस है, क्यों काम क्या है ना। हम एक इसरो से अनुमति चाहिए हमको। इसरो से? तो मैं पूछा इसरो से क्या आपको अनुमति चाहिए ना। हमने एक रॉकेट बनाई है। तो मैंने से पूछा, तो ये तो आपकी, मेरा एक प्राइमरी धारणा था, मैं कुछ दिन पहले कि जो हमारे इसरो के चीफ है सोमनाथन जी, तब वो त्रिवेंद्रम में एक सेंटर उनकी है, इसरो की बहुत पुरानी सेंटर है, वहीं थे। मैं कभी वहाँ उनको मैं मिलने गया था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं मिलने के लिए गया। तो उन्होंने मेरे को एक छोटा मिनी रॉकेट डेमो करके दिखाया। ओके। कोई भी वहाँ डिग्निटरी जाता है तो उसकी सम्मान में वो एक रॉकेट लॉन्च करते हैं समुद्र के ऊपर। हमने भी हाँ उड़ीसा में श्रीहरिकोटा के बारे में कभी सुना, फिर उड़ीसा के हमारा व्हीलर आइलैंड, हमारे गोपालपुर में ब्रह्मपुर जिले में एक आर्मी की आर्टिलरी कॉलेज है, वो भी लॉन्चिंग रॉकेट लॉन्चर वहीं से सिखाते हैं। ओके। यू हैव टू हैव ए सी, ऐसा मेरे एक अंडरस्टैंडिंग था। ओके। जब बुर्ला के लड़कों को मैंने पूछा कि भाई तुम बुर्ला में बैठ के रॉकेट की क्या कैसे सोच आई, क्यों सोचा ऐसा, उन्होंने कहा कि भाई रॉकेट हम इसीलिए सोचा कि हम रहते हैं हीराकुद डैम के पास। हीराकुद डैम इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम इन आवर कंट्री। आर्देन डैम आजादी के तुरंत बाद बना, बहुत बड़ा आईकॉट एरिया उसकी, और पीछे बहुत बड़ा वाटर बॉडी भी है। उन्होंने कहा हम एक रॉकेट बना के, हमारे मन में आया कि हम एकदम 3-4 किलोमीटर ऊपर रॉकेट या 5 किलोमीटर ऊपर रॉकेट को भेजेंगे। उस रॉकेट में हम कैमरा लगाएंगे, सेंसर से हम हीराकुद की कैचमेंट एरिया और हीराकुद की आयकोट एरिया को असेसमेंट करना चाहते हैं। लड़के के पिताजी किराना का दुकान करता है, लड़के के पिताजी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की पुलिस कांस्टेबल है, लड़के के पिताजी स्कूल टीचर है, लड़की की पिताजी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। तब मेरे मन में कॉन्फिडेंस आया, उनके बच्चों को देख के, अरे बाप रे, ये तो आइंस्टाइन के कोई नीचे नहीं है लोग। रोबोटिक्स में और ये जो साहस है ना जी, अभी उससे आगे मेरे को अभी मेरा दिखने का, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस में चीजों को अलग ढंग से दिखता हूं। मैं व्यक्ति की क्या दुनिया बनाया ये है, बनाने का इसके अंदर डीएनए है कि नहीं है, डिटर्मिनेशन है कि नहीं, एक शब्द में पता चलता है जी। मेरे को अभी एक लड़का नयागढ़ यहाँ पास में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के एक लड़का मेरे को ऊपर गया रूम पे, मेरे को माइक लगाने के लिए। हम जिस धंधे में है और आप जिस धंधे में, तो हमको ये हफ्ते में 4 बार माइक तो लगाना ही पड़ता है जी। तो चलो आज मैं अच्छा बात कहूंगा, इसलिए माइक अच्छा काम पे आएगा। कभी कभी वो तू में भी माइक काम में आता है। तो मैंने वहाँ उसकी जो माइक लगाने की जो स्विफ्टनेस देखा जी,
and with confidently asked me, should I switch on the mic here or downstairs? तो मैंने कहा नीचे करना, नहीं तो मैं जब यहाँ कहूँगा कुछ हॉल में लोगों को सुनने लगेगा। तो उन्होंने आके माइक को ऐसे ऑन किया, और आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपकी कॉलर माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपने ट्रेडिशनल माइक पकड़ लिया। लेकिन मेरे लड़के पे मेरे को भरोसा था, उसका नाम है सागर। इतना नहीं है, स्टोरी के आगे पार्ट देखिए। वो लड़का पूछा मैंने, तुम क्या पढ़े हो? मैं 10th पढ़ा हूं। क्या मैं, हमारे उस समय में डिवीजन था, अभी आजकल शायद उड़ीसा की बोर्ड में ABC इस प्रकार के कुछ कैटेगराइजेशन है। उन्होंने कहा कि मैं B में आया हूं, माने एवरेज स्टूडेंट, ये थोड़ा एवरेज प्लस स्टूडेंट है। तो आगे क्यों नहीं पढ़ा? मतलब घर की परिस्थिति नहीं थी। पिताजी क्या करते हैं ना? पिताजी किसी इस भुवनेश्वर में प्राइवेट किचन में काम करते हैं। मेरा आकर्षण इसी में है मेघा जी, ये उड़ीसा है, ये ईस्टर्न इंडिया है। यही केस आपको बिहार में मिलेगा, यही केस आपको झारखंड में मिलेगा, यही केस हमारी बंगाल में मिलेगा। बंगाल में एक इंस्टीट्यूट को कभी मैंने देखा, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ICB। ICB मेघा जी बनी थी इंडियन साइंटिस्ट के नेतृत्व में। कब? जब देश गुलाम था। कुछ बंगाल की यंग साइंटिस्ट के मन में आया कि हमें हमारी देश के लिए वैक्सीन बनाना चाहिए। मैं इस इलाका में जब घूमता हूं मेरे मन में कॉन्फिडेंस आता है, और पिछले 2-2.5 साल में उस कॉन्फिडेंस को मैंने रिन्यू करवाया। विश्व की सारा समस्या की समाधान देने की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भारत की पूर्वी हिस्से में है। हमने कभी नेतृत्व लिया था। आज ये रिसर्च पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर्स की हब, और भुवनेश्वर उसकी, थोड़ा तो मेरे को स्वार्थी तो होना ही पड़ेगा, तो भुवनेश्वरी उसकी हब बने, ये मेरा एक प्रयास है। देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है। IIT भुवनेश्वर के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं 100 क्यूब के प्रोजेक्ट के लिए, and so I want to ask you about the role of IIT, because they will be extremely significant to this entire venture of yours. How do you see the role of this institute in boosting the innovation culture? 10 साल पहले दुनिया को, विशेष करके हम जैसे लोगों को, AI बहुत मालूम नहीं था। थोड़ा थोड़ा मालूम था, क्योंकि आपको भारत में नेतागिरी करना है, जाने ना जाने 2-4 जार्गन को समझ के उसको फेंकते रहने से थोड़ा यू नो समथिंग, ऐसे एक माहौल भी बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं उतना ही AI को जानता था। मैं कैंडिड हूँ आपके सामने, घर में हूँ तो ये लोग मेरे को जानते हैं, तो मेरे को क्या छुपाऊं। तो AI के बारे में नहीं जानते थे लोग। अभी AI एक इनएविटेबल चीज हो गया है, जैसे एनर्जी, जैसे इंटरनेट। अभी मेरे को लगता है कि आने वाले 5-7 साल के बाद हमारी जिंदगी बिना AI की नहीं चलेगी। ये इंटरलिंक्ड है, सारे कामों में उसकी यूज शुरू हो जाएगा। तो एक लड़का प्रधानमंत्री जी को समझा रहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपकी दफ्तर में आप कैसे काम करना चाहिए यूजिंग AI। टायर 2 सिटी की लड़का था, केंद्रीय विद्यालय की लड़का था, इंग्लिश ठीक से नहीं आता था, हिंदी में समझा रहा था। हमने आग्रह किया था भारतीय भाषा में समझाना, हिंदी में समझा रहा था। और प्रधानमंत्री जी को, और हमारे प्रधानमंत्री बहुत टेक्नोशाली है, बहुत टेक्नोशाली है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर कैसे आप AI को यूज करना, आपका ऑफिस की पेज ऐसे ही पलटना, AI के थ्रू आप उसकी, आपके सामने जो डेस्क होगा वो पलट जाएगा। ऐसे 3-4 पेज उन्होंने PM के सामने उसको स्क्रॉल किया। PM एकदम मंत्रमुग्ध होकर उसको देखने लगे। फिर कहा कि सर आपको लिखना नहीं चाहिए, आप ऐसे AR में लिखो, ABC लिखो, वो आएगा, रिफ्लेक्शन होगा। हम भी पीछे खड़े होकर देख रहे थे, रिफ्लेक्शन होगा। मैं वहाँ एक प्रोजेक्ट देखा दिल्ली में। मैं कुछ दिन पहले यहाँ PM श्री स्कूल की उद्घाटन करने के लिए आया था भुवनेश्वर में। हमारी जाजपुर की एक लड़के को देखा, जाजपुर की नवोदय विद्यालय के एक लड़के को देखा। उन्होंने एक इनोवेशन किया था, जैसे हम लोग वाईफाई कहते हैं ना, वाईफाई इज ए वायरलेस फ्रीक्वेंसी सिस्टम से एक दुनिया बनती वाईफाई। उन्होंने मेरे को लड़का, कल शायद उनको मैंने कहा था कल बुलाना चाहिए
एग्जीबिशन में। कल शायद कर्माकल जी बुलाए होगा। कर्माकल जी के मन में संदेह था कि उड़िया लोगों में इनोवेशन है कि नहीं है। कल तो कुछ तो होगा ही। तो मैंने सुना कि आईआईटी वाले थोड़ा संदेह में थे कि भाई इनोवेटर कहाँ से आएंगे। कर्माकल जी भरोसा रखिए, यहाँ कोणार्क बनाए थे तो कहाँ आपको इनोवेटर थे, हम बना ही लेंगे। आप भरोसा रखो, आप जैसे हमको गुरु मिले हैं हम बना ही लेंगे, भरोसा रखो। शिष्य ठीक रहे भाई, उड़िया शिष्य ठीक रहेगा। वो लड़का मेरे को बताया कि सर दिस इज लाइफाई, दिस इज ऑल्टरनेटिव टू वाईफाई। मेरे अभी भी मेरे समझ में उसकी, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं इसलिए मेरे समझ में नहीं है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो दिखाया मेरे को, एक सेंसर सिस्टम वो लाइफाई में दिखाया। जाजपुर एक छोटा सा जिला है मेरे राज्य की। अगर जाजपुर की लड़का हो या उस टायर 2 सिटी के प्रधानमंत्री जी के सामने, मेरे मित्र चिंतन वैष्णव यहाँ बैठे हैं, MIT छोड़ के यहाँ के प्रधानमंत्री जी की बात पे इनोवेशन को एक जन आंदोलन बनाने में लगे हैं। अटल टिंकरिंग लैब आज देश की स्कूलों में एक परिचित विषय हो गया है। भारत की युवाओं में इनोवेशन की अद्भुत ताकत है। प्रॉब्लम उनके सामने रखो, उनको ललकारो ठीक से, उनको समझाओ ठीक से, इसकी पब्लिक गुड को उनको समझाओ जी। भारत की लोगों में उसमें कोई कभी कमी नहीं रखेंगे उसको एक सोल्यूशन लेने में। और यहां तो प्रॉब्लम है, IIT इज ए राइट प्लेस टू एंकर ऑल सच थिंग। IIT से पिछले अभी अमेरिकन कांग्रेस में एक रिजोल्यूशन पास हुई और ये रेयर ही है। हमारे IIT इकोसिस्टम थोड़ा साय है जी। हमको सिंह साहब भी ज्यादा मदद नहीं कर रहे हैं, बड़े आदमी हमारे अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं अपेक्षा IIT में अमेरिकन कांग्रेस में अमेरिका की उपलब्धि के बारे में उन्होंने एक रिजोल्यूशन किया जी। अगर वो 10 बिंदु उन्होंने रखा कि अमेरिका आज इस स्टेज पे इसीलिए है कि भारत की IIT हमको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये IIT है और हमारे भुवनेश्वर IIT, मेरा पूरा विश्वास है भुवनेश्वर IIT ऐसे सारे, भुवनेश्वर IIT में होगा ऐसा मैं नहीं कहता हूं। IIT के लोग थोड़ा मेरे को निराशा भी करते हैं। IITian उसमें से इनोवेटर नहीं बनते हैं क्योंकि IIT की ब्रांच पे उनको इतना बड़ा पैकेज मिलता है वो किसी की नौकरी को ढूंढने जाते हैं। हमें तो नौकरी देने वालों को इकट्ठा करना है। हमारे यहाँ जो इंक्यूबेशन सेंटर है प्राइवेट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की, छोटे मोटे जिले की, स्थानीय प्रॉब्लम से खेती में, स्वास्थ्य में, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, लॉजिस्टिक में, ये जो दुनिया है ना, यहाँ की प्रॉब्लम को देखते हुए IIT विल बी हब। IIT में क्वालिटी फैकल्टी है, क्वालिटी फैकल्टी है। उस क्वालिटी फैकल्टी की बेस पे IIT और भारत सरकार की पैटर्नेज से हम एक कल्चर बनाना चाहते हैं। IIT हैज द ओनली आंसर, ये मैं कहने वाला नहीं हूं जी। ये कहूंगा तो फिर कल सुबह यहाँ के मित्र लोग और एक दुकान खोल देंगे। उनकी भी दुकान अच्छा है, मैं प्रशंसा करता हूँ सार्वजनिक ग्रुप में, वो हब भी अच्छा है। हमारे जो हमारे किड वालों की इंक्यूबेशन सेंटर भी अच्छा है, शिक्षा अनुसंधान की इंक्यूबेशन सेंटर अच्छा है। हमारे संजीव नायक जी चलाते हैं, सीवी रमन, उनकी भी इंक्यूबेशन सेंटर कुछ मामले में बहुत एडवांस है। हमारा सीपेट की इंक्यूबेशन सेंटर बहुत क्वालिटेटिव है। हमारी CTTC की इंक्यूबेशन सेंटर मैन्युफैक्चरिंग में एकदम एक्सीलेंट है। ये सारे को मिला के वी हैव टू क्रिएट ए पब्लिक मोमेंटम। Absolutely, and you know the kind of stories that you are narrating, Mr. Pradhan, I'm amazed that this is the kind of talent you've been able to see. अब सोचिए ये तो सिर्फ आपकी आंख तक पहुंचे हैं और कितने होंगे इस पूरे region में. So wishing you all the very best for that. But let's move a little beyond 100 Cube now. 100 Cube से थोड़ा हटकर मैं उड़ीसा की बात करना चाहती हूँ, मैं पूरे ईस्टर्न रीजन की बात करना चाहती हूँ, several states that form this part of our country. Also because, Mr. Pradhan, you have emerged as a very, very prominent face from this part of the India. So even more reasons for me to put these questions to you, Mr. Pradhan. And I want to begin by asking कि आपकी विजन क्या है, सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं, इस पूरे रीजन के लिए। क्या आपको लगता है कि पुराने ज़माने में, you know, this entire space that at one point in time was known as Kalinga, the ancient seat of learning, that do we have the kind of wherewithal to ensure
that we will be able to restore the glory of ancient Kalinga at some point in time for us? मैं इतने कम छोटा एम्बिशन पे नहीं हूँ। मैं रिस्टोरेशन से आगे बढ़ के नया क्रिएशन की ओर जाने वाला हूँ और मेरे बच्चों पे मेरा पूरा भरोसा है। रिस्टोरेशन अगर ये तो ऐतिहासिक चीजें तो हो ही जाएगा जी। जब एक लंबी छलांग लगाएंगे, लंबी छलांग, दुनिया की कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ईस्टर्न इंडिया से ही आएगा। इसकी कुछ साइंटिफिक कारण है। Okay. ऐसे ही नहीं मैं कह रहा हूं, प्रॉब्लम जहां होगा सॉल्यूशन ही वही निकलेगा। जी, बिल्कुल। जहां प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जी। अगर इसी प्रेमाइसेस से अगर हम उसकी इस हमारी लॉजिक को बिल्डअप करते हैं, इस आर्गुमेंट को बिल्डअप करते हैं, देखिए हमने थोड़ी देर पहले कहा कि देश की टैलेंट पूल कहां है। जिनकी पेट में हंगर है, जो भूखा है वही खाद्य की अन्वेषण में जाएगा। Absolutely. रोजगार ही हमें चाहिए। ज्ञान की अथाह भंडार इस इलाका में है। मैं पुराने दिनों में यहाँ की कृति के बारे में मैं मैंने पुराने जमाने में हम अच्छे थे और कलिंग हमारा था। हम मगध के साथ एक लंबी लड़ाई लड़े थे। आप मगध से हो, मैं कलिंग से हूं। हम सर नहीं झुकाए थे। इतिहासकारों ने मेरे बारे में लिखा कि ये धर्माशोक चंडाशोक यही धर्माशोक हो गए। मैं कभी इस विषय में मैं कभी अपोलोजेटिक नहीं रहता हूं। जी। इसी भूमि में जहां बैठे हुए इसी भूमि में हमने अशोका को हराया नहीं था, थकाया था। कितना मारने मारो, मातृभूमि को हम नहीं छोड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उनको तलवार छोड़ना पड़ा। जी। ये उड़ीसा है, इसलिए तो थे ही हम, उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए जो एक इलाका दो टेम्पलेट प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल से बनाई है। हमारी भाग्य है कि आज देश की नेतृत्व करने वाले लोगों में हमारे कैप्टन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। एकदम समाज जीवन की समस्या से अंदर से आने के कारण उनकी एक कल्पना है और भारत में आजादी के बाद शायद वही एक एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जिन्होंने गरीबी से आके यहां तक पहुंचे हैं। गरीबी से आके यहां तक पहुंचे हैं। इसके लिए उनकी चैलेंज क्या है उनको ध्यान में है। विकसित भारत एक बड़ा टेम्पलेट है, उसकी नीचे उन्होंने 2016 में जब पारादीप ऑयल रिफाइनरी को डेडिकेट किए तब उन्होंने कहा था पूर्वोदय होने से ही विकसित भारत होगा। बिना ईस्टर्न इंडिया की डेवलपमेंट से ही ये विकास संभव नहीं है। इसीलिए पिछले 10 साल में अगर हम अपने सरकार की, केंद्र सरकार की एक एक इनिशिएटिव को देखेंगे, रिफॉर्म हुआ है। उड़ीसा जैसे राज्य में मिनरल रिसोर्स जिसकी एसेट है, ये मिनरल रिसोर्स से भरपूर स्टेट है। पहले इस राज्य में मिनरल सेक्टर से जो रेवेन्यू की मैकेनिज्म था, उड़ीसा जैसे राज्य को 5,000 करोड़ रुपया मिलता था 10 साल पहले। आज वो संख्या बढ़ के 50,000 करोड़ रुपया हो गया है मोदी जी की मिनरल पॉलिसी की रिफॉर्म के कारण। पैसा पहले दिल्ली जाता था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा पैसा रहेगा भुवनेश्वर में, यहां की आवश्यकता को ध्यान में रख के पैसा को खर्चा किया जाएगा। सैनिटेशन की इनिशिएटिव लिया गया, उज्ज्वला की इनिशिएटिव लिया गया, प्रधानमंत्री आवास की इनिशिएटिव लिया गया, सागरमाला का प्रोजेक्ट लिया गया, पोर्ट की डेवलपमेंट की बात कही गई, एयरपोर्ट की बात कही गई। भारत के अगर 100 काम हुए तो पूर्वोदय में सिर्फ मैक्सिमम काम हुए 40% काम यही हुए। अगर भारत की 11 लाख करोड़ रुपया की कैपेक्स खर्चा हो रहा है, मैं बिना कैलकुलेशन के कह सकता हूं 5 लाख करोड़ रुपया तो इसी बेल्ट में हो रहा है। इसके अर्थ यहाँ प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय के माध्यम में विकसित भारत का टेम्पलेट को सेट किया। उसमें नए प्रोजेक्ट लगेंगे, नए आइडियाज चाहिए होगा, नए कॉलोनीज बनेंगे, नए हाउसिंग सेक्टर डेवलप होगा, अर्बन एमिनिटीज डेवलप होगा, इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप होंगे, सस्टेनेबिलिटी के साथ इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट होंगे, सस्टेनेबल एनर्जी लगेगी, न्यू एनर्जी लगेगी। ये सारे इकोसिस्टम दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा होगा। पब्लिक हेल्थ की सबसे कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो इसी बेल्ट में होगा। मेरे को आनंद है कि हमारे IIT भुवनेश्वर और एम्स भुवनेश्वर दोनों कोलैबोरेशन करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने ये अवसर दिया है, इंस्टीट्यूट हैव टू कोलैबोरेट विद देमसेल्फ टू क्रिएट ए न्यू थिंग।
भुवनेश्वर में कोलैबोरेशन किए हैं। जी। ऐसे चीजों की समाज की जब इंटेलेक्चुअल से मूल प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा और अपॉर्चुनिटी को कैलकुलेट करेगा और दोनों की एक ब्रिज बनाएगा, जी। तब एक नया दुनिया होती है। तो पूर्वोदय आज एक टेम्पलेट बनी हुई है। जी। हम उस दिशा में ये एक जो आज पहल हो रही, जो इनिशिएटिव है, उसमें एक स्टेप अहेड है उसके लिए। Mr. Pradhan, you've been one of the longest serving petroleum and natural gas minister, और आप पूर्वोदय की खुद ही reference कर रहे हैं. That's a coordinating ministry for that mission also. And so when we talk about the Purvodaya mission, a lot of people would want to understand, and here briefly, because you've said what Purvodaya actually does. Very briefly, in the march that India is on currently towards a 5 trillion economy, Mr. Pradhan, to what extent do you see this Purvodaya mission perhaps contributing into that march? देखिए, अगर मैं उसकी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, पूर्वोदय और इस बेल्ट की अपॉर्चुनिटी को मैं कैलकुलेशन करूंगा। देखिए, आज भारत दुनिया में, भारत तीसरे नंबर की एनर्जी कंज्यूमर है जी। एब्सोल्यूट एनर्जी में हम तीसरे नंबर पे हैं। अगर हम, लेकिन अदर वे, अगर हम ग्लोबल पर कैपिटा को देखेंगे एनर्जी कंजम्पशन में, भारत ग्लोबल स्टैंडर्ड से 1/3 है। हमारी घरों में एनर्जी कंजम्पशन रोज बढ़ रही है। मोबाइल फोन की चार्जिंग हो रहा है, बच्चों की टैब चार्जिंग हो रहा है, घर में 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आ गया है, पंखा सबके घर में हो गया है, कूलर भी आने लगा है। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जमाना आया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तेजी से छोटे व्हीकल और 2 व्हीलर्स ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में चला जाएगा, यानी एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा। आने वाले दिनों में देश में हमारी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी। सबसे ज्यादा कहां बढ़ेगी? इसी बेल्ट में बढ़ेगी। Okay. दूसरी, कहां से एनर्जी आएगी? यहां तो एनर्जी की भंडार है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी यहां होती है। लेकिन मैं उससे आगे देखता हूं, इस बेल्ट में एक नया कमोडिटी बनेगा। पिछले 30 सालों में सोलर एनर्जी में एक फास्ट मूवर एडवांटेज उनको मिला। प्रधानमंत्री जी की जो विजन है, ऐसे ही 2 दिन पहले गोवा में हमारी इंडिया एनर्जी वीक कंप्लीट हुई, समाप्त हुई। उसमें हमारी भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने इंडिजिनस इलेक्ट्रोलाइजर बना दिया है। Okay. आज मेरे मित्र हरदीप पुरी जी का ट्वीट में देख रहा था, सीइंग इज बिलीविंग। हमारे देश में भी इलेक्ट्रोलाइजर बन गया जी। इसके अर्थ हमारे देश में तेजी से ज्यादा मात्रा में हमारी बायोमास को कन्वर्ट करते हुए, जिस बायोमास अभी वेस्ट है, प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा वेस्ट टू वेल्थ, यही है वेस्ट टू वेल्थ। हमारी देश की जितने सारे बायोडाइवर्सिटी से कचरा निकलेगा, उसी को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन बनाते हैं, क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम अपना इंसेंटिव देंगे। मेरे वहां कल को कोई उड़ीसा में टेस्ला वाला गाड़ी बनाने के लिए आएगा। यूरोप ने तय कर लिया है, कोई भी कमोडिटी बिना सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हम यूज नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में देखना आप, भारत सस्टेनेबल एनर्जी के अबंडेंस के साथ, ग्रीन एनर्जी के अबंडेंस के साथ, प्राइमरी हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पंप स्टोरेज एनर्जी, ये 3-4 मॉडल के कारण हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम पूरा करेंगे। दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब इसीलिए हम हो जाएंगे कि हमारे पास ये ग्रीन अफोर्डेबल, ये सारे करते हुए अफोर्डेबिलिटी भी तो एक विषय होगा ना जी। अफोर्डेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी रहेगा। आज जो हम Q100 देख रहे हैं ना, मैं इसीलिए उसको बहुत इतना थ्रिल्ड हूं। वो दोनों बच्ची यहाँ है कि नहीं है पता नहीं। यहाँ बीच में मैंने को KPMG की एक एग्जीबिशन मैंने देखने के लिए गया। KPMG एक एनुअल इवेंट करता है कि देश की टैलेंट हंट करता है जी। टैलेंट हंट करता है कि ये बच्चे इनोवेशन क्या क्या करते हैं। ऐसे दिल्ली में मेरे को कभी कभी बुलाते, इस बार भी बुलाए थे, उनकी मैं टैलेंट को देख रहा था। 6 टैलेंट उन्होंने, 6 स्टार्टअप्स को उन्होंने शोकेसिंग किया था। उसमें से मेरे भुवनेश्वर की 2 लड़कियां उसमें थे। क्या प्रोडक्ट लेके थे? क्या? एग्री रेसिड्यू से बैटरी बैकअप पैकेजिंग बनाना।
Okay. एग्री रेसिड्यू से। मेरे तो पहले गप्पे कहानी लगा, आपने केपीएमजी सिलेक्शन किया होगा तो ठीक ही किया होगा। मेरे भुवनेश्वर की लड़की और भुवनेश्वर की। इसलिए मेघा जी, हमारी बच्चों को थोड़ा चुनौती दो जी थोड़ा उनको चिढ़ाओ, थोड़ा उनको प्रोवोक करो, जी। थोड़ा उनको प्रशंसा करो, पैम्परिंग करो, ये दुनिया के सब कुछ कर देंगे। मिनिस्टर सर, विजन तो बड़ी अच्छी है, आप जो बात कहते हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ करेंगे भी जी मेघा जी, ऐसी बात नहीं करते हैं। क्लीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। बट आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज यू नो द इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दैट यू आर होल्डिंग मिस्टर प्रधान टुडे as the education minister and also as the skill development minister, as somebody who's a policy in charge, Mr. Pradhan, don't you think that there is a gap that needs to be filled between building academia on one hand and the industry linkage on the other hand, especially in context to these startups that we are talking about? देखिए, अभी इन दिनों में भारत की दुनिया की जो डेवलप्ड इकोनॉमी की मॉडल को हमने भी थोड़ा समझने का कोशिश किया, थोड़ा उनकी एनालिसिस पढ़ने का भी कोशिश किया। डेवलप्ड इकोनॉमी में ये जो 3 पिलर्स है, जी, एकेडेमिया, इंडस्ट्री और पॉलिसी इंचार्ज, ये तीनों टेंडम में काम करते हैं, इकट्ठा आके काम करते हैं। भारत में एक मॉडल जो हमने अपनाया, एकेडेमिया को हमने हाई एस्टीम में रखा, लेकिन उनको कहा आप एकेडेमिया हो, आप पेपर लिखो, पीएचडी थीसिस लिखो, पेपर पढ़ो, पब्लिकेशन करो, उसी में आपका ग्रोथ है। वह आपकी आइडिया से मोनेटाइजेशन होना। हमारी देश की नौजवानों की आईआईटीएन, अमेरिका हमको क्यों प्रशंसा किया, हमारी आईआईटीएन वहां पहुंचे, अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में घुसे, उनको आइडिया दिए, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की चीज बनाए, वही चीज आके हमारी मार्केट में हमको लाइसेंस और फीस के साथ बिक्री हुआ। ये जो एक रिवर्स वैल्यू चेन करना है, आज प्राइम मिनिस्टर की क्यों मेक इन इंडिया कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, और एक स्पिरिट बनानी पड़ेगी। अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, इस देश में इतना चीज है। प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप जाके एक फोटो ट्वीट किए, आप एक उसकी वेव को देखिए, थोड़ा क्या फर्क आई। मैं लक्षद्वीप जैसा 25 स्पॉट मेरे उड़ीसा की कोस्ट में है, वो एक लक्षद्वीप है, इसी कोस्ट को अगर कोई पोस्ट करेगा तो 25 पोस्ट ऐसे मिलेगा आपको। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थिंग, री अप्रोचिंग द चैलेंज, ये जो मूल चैलेंज है ना, ये आज की पीएम ने उसको किया है। दूसरा, ये सिर्फ कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। पिछले दिनों में यंग एंटरप्रेन्योर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया, टैक्स हॉलिडे दिया, डीप टेक में काम करोगे तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। ये सारा जो इकोसिस्टम आज बना रहे हैं, उसकी जब तक ये तीनों लोग, इसीलिए अगर हमने, मेरे को अच्छा लगा जब आईआईटी वालों ने अपना बोर्ड बनाई, रिसर्च पार्क की बोर्ड बनाई, उसमें एकेडेमिया, स्टार्टअप और इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की अथॉरिटी, ये जो प्रधानमंत्री जी 10 साल पहले कहे थे, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये इम्प्लीमेंटेशन सब जगह पे करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ रहा है। तब जब तक मेजर स्टेक होल्डर को अनबोर्ड नहीं करोगे जी। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3 चीज चाहिए। आपको मेंटरिंग चाहिए, आपको मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए, आपको मार्केटिंग नेटवर्क चाहिए, 3M चाहिए। अभी तो हमने ये पॉलिसी बनाया कि कल को हमारे प्रोफेसर कर्माकर जी, अभी जो डायरेक्टर है, वो कहेंगे कि मैं एक स्टार्टअप में मेरा भी 25% की इक्विटी रखूंगा। कुछ दिन के बाद प्रोफेसर कर्माकर जी भी मिलियनर बन सकते हैं, बिलियनर भी बन सकते हैं। पहले ये नहीं था, अभी हमारी सरकार ने उसको पॉलिसी लिबरेशन किया। हमने इंडस्ट्री को हमने कहा कि जेम में सब खरीदो। क्या अर्थ उसकी है?
कौन उसकी रजिस्ट्रेशन करके उसे चीज प्लेटफॉर्म पे आएंगे? हमारे देश की इस प्रकार के स्टार्टअप्स आएंगे। जी। पॉलिसी को ऐसे रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम था मूल। आज हमने जब तक हमारी देश की बौद्धिक ताकत मेरे समस्या के समाधान के लिए नहीं जाएगा, मेरे को भी चिंतन जी जो इनोवेशन की मूवमेंट को देश में स्पीयरहेड कर रहे हैं, मेरे को एक छोटी सी एग्जाम्पल बता रहे थे, वो मैं आपके सामने आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। जी। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स आर लोकलाइज। आप एक दिल्ली से बैठ के या एक राज्य की राजधानी से बैठ के या बॉम्बे की मार्केट से बैठ के आप प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। भारत की पहाड़ी इलाका में, हिल्स में जो हाउस होल्ड है, वो घरों में रात को अंगेड़ी जलाते हैं, आग जलाते हैं। जी। कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट होता है, दरवाजे से बंद रहते ठंडे के कारण। पहाड़ में कई लोगों की डेथ इसी के कारण होता है। एक वहां की इनोवेटर स्कूली बच्चा अटल इनोवेशन अटल टिंकरिंग लैब से कोई निकल के उन्होंने कहा कि इधर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होने से एक ऑटोमेटिक रूट पे एक वेंट खुल जाएगा, छोटा सा वेंट ऊपर कोई सेंसर से खुल जाएगा। ओके। देखो उस सामान्य बच्चे को ध्यान में आया ये कि प्रॉब्लम मेरे वहां समस्या क्या है। जी। अच्छा, मेरे वहां हम कहो कि भुवनेश्वर में कहो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, कोई हमको समझ में नहीं आएगा। हमारा तो खुला ही खुला रहता है। भुवनेश्वर में इतना हवा आता है कि हम फैन भी नहीं लगाते थे कुछ दिन पहले। तो ये लोकलाइज प्रॉब्लम है ना, हमारी फ्रेमवर्क को बनाना पड़ेगा। ऐसे एकेडमी उसको प्रशंसा करना पड़ेगा, उनको वो उस टैलेंट को हमको हैंडल करना पड़ेगा, उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। हम तो पहले उस बच्चे को गाली दे देते हैं। मैंने करुणाकर जी को थोड़ा थोड़ा कभी कभी, रवि जी भी बैठे हैं, प्रोफेसर हमारे रूपार की डायरेक्टर बैठे हैं, मैं उनको निवेदन करता हूँ आप बच्चों को डराओ मत। ये नहीं डराते हैं, आप बच्चों को डराओ मत, बच्चों को आप थोड़ा प्रॉब्लम के अंदर ढकेल दो। प्रॉब्लम के अंदर धकेलने से वो फिर हीरा होके निकलेंगे। इट्स सच अ फैंटास्टिक सॉल्यूशन। वो लोकलाइज प्रॉब्लम है, वो लोकलाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। बाहर के लोग तो सोचेंगे भी नहीं, जानेंगे भी नहीं इसके बारे में, जानेंगे भी नहीं। जी। मेरे वहां बारिश होता है जी। कभी मैंने ब्रिटिश पीरियड की गैजेट पढ़ रहा था। मेरे नयागढ़ की, वो हमारे बारे में मैंने सागर के बारे में उल्लेख किया, उस नयागढ़ जिले की ब्रिटिश पीरियड में गैजेट में 2 विषय लिखा है। बारिश के समय में पानी को कैसे मैनेज करना और फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना, दोनों के बारे में नयागढ़ की प्रैक्टिस को ब्रिटिश पीरियड में कोलकाता प्रोविंस में, बंगाल प्रोविंस में कोडिफाई किया गया है। ओके। ये 150 साल पहले की प्रैक्टिस था। इसलिए लोकलाइज चीजों को, लोकल मॉडल को अभी कोणार्क बना है। जी। कोणार्क के आसपास में गांव में मैं कभी गया था। उस गांव में एक तालाब है। तालाब है, आप समझेंगे तालाब, पोखरी यहाँ कहते हैं। नहीं, तालाब समझती हूँ। उस तालाब की साइज थोड़ा विचित्र था, वो थोड़ा लंबा था और उसको तालाब नहीं कहते हैं लोग वहां, वो कहते हैं कि ये पत्थर बुहा नई, इसे स्टोन कैरिंग रिवर। ओके। कोणार्क से 150 किलोमीटर दूर पत्थर की इलाका है। पत्थर को तोड़ के कोणार्क तक वहां पहुंचाए कैसे होंगे? एक समय में कैनाल सिस्टम खड़ा करके वहां तक पहुंचा था। अभी भी कुछ गांव में कोणार्क के आसपास उस रिवर स्ट्रीम का एविडेंस है। ओके। सोसाइटी तो साइंटिफिक था, सोसाइटी लोकल प्रॉब्लम का सलूशन निकाला था, मॉन्यूमेंट खड़ा किया था, जो आज भी हमको आश्चर्य लगता है। सन की पहला रे कोणार्क आता है। ऐसे तो कोई ऐसे ही तो नहीं कर दिए होंगे ना, कुछ तो कैलकुलेशन किया होगा ना, कुछ तो नॉलेज। यहाँ पठानी सामंत करके एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस इलाका में, वो एस्ट्रोफिजिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने दुनिया को देखे लोकल लैंग्वेज में कोडिफाई किया। भारत में हर एक इलाका में ऐसे आइडियाज है। ये सारा चीजों को अभी पुनः जीवित करने की आवश्यकता है और आज के समय में उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा। मिस्टर प्रधान, बहुत सारी अच्छी बातें निकल कर बाहर आई हैं, बहुत काम हो रहा है, आपकी सरकार काम कर रही है, पिछले 10 साल में काफ़ी काम किया है, फोकस भी बहुत किया है यहाँ पर, यहाँ की भी सरकार काम कर रही है। स्टिल
एक बात जो बार बार बहुत लोगों के दिमाग में खटकती है, आई ऑल्सो कम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, is that the state of Orissa, and I'm not going to talk about my state right now, but your state of Orissa, still, despite so much of work that has gone in and development that we have seen in the last few years, it still sort of doesn't stand in the league of states like Gujarat, states like Maharashtra. I want to ask you, Mr. Pradhan, you are a leader from here. How much time do you think this is going to take? Because we are still sort of lagging behind. देखो, कुछ मामले में तो हम पीछे हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहा था मैं महाराष्ट्र थोड़ा हमसे बड़ा साइज का है जी। मैं सदैव 3 राज्यों को उड़ीसा के साथ तुलना करता हूं साइज की वाइज से। ओके। एक है गुजरात, एक है कर्नाटका और एक है राजस्थान। ओके। एक सदन का है, केरला भी उसी प्रकार का है। केरला, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान। ओके। नॉर्थ वेस्टर्न की 2 राज्य, सदन की 2 राज्य और उड़ीसा, दोनों की ये 5 राज्यों की पॉपुलेशन 4 से 7 करोड़ के अंदर है। कुछ कर्नाटक की थोड़ा 8 करोड़ तक जाएगा, लेकिन बेसिक टोपोग्राफी, बेसिक फॉरेस्ट्री, रेन वाटर, कर्नाटक, केरला और उड़ीसा एक जैसा है जी। गुजरात की नेचुरल रिसोर्स और उड़ीसा की नेचुरल रिसोर्स में अगर मैं तुलना करूं जी, जमीन आसमान के अंतर Absolutely. है, जमीन आसमान के अंतर है। लेकिन बाय स्ट्रेटेजी, बाय डिजाइन, मैं अगर आपके सामने 2-3 चीज कहूं, उड़ीसा कभी पोर्ट लेड इकोनॉमी में बहुत आगे था दुनिया में। ओके। हमारी पूरा साउथ ईस्ट एशिया की ट्रेड लिंक उड़ीसा से ही था। कलिंग की ख्याति इसीलिए था और कलिंग युद्ध की मूल कारण यही था कि हमारी मगध राज्य के साथ ट्रेड टैरिफ में डिस्प्यूट हुआ कलिंग की, और हाथी देने में डिस्प्यूट हुआ जी। हम हाथी देते थे। हाथी उन दिनों में राफेल होता था तो हाथी दिए नहीं, और ट्रेड में हमारी यहाँ का ट्रेडर और यहाँ का रेवेन्यू कलेक्टर ने जो मॉडल ऑफर किया उसमें डिस्प्यूट होके मगध को लोग कलिंग को हड़पते हैं। युद्ध हुआ जो हुआ कहानी। माय पॉइंट इज यहाँ एक ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड की हिस्ट्री था जी। मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स है। उड़ीसा में आज एक मेजर पोर्ट है, 14 नॉन मेजर पोर्ट है। जो भारत की जितना कार्गो है, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्गो है, उसको अगर हम तुलना करें तो हम 5% कार्गो हैंडल करते हैं। ओके। और हमारी पोर्ट की डेप्थ, पोर्ट इकोनॉमी की एक सबसे बड़ा प्री कंडीशन है कि आपकी पोर्ट की डेप्थ कितना है। अगर गहरा है तो वहां बड़े बड़े कैप्साइज की भी आ सकते हैं, जहाज आ सकता है, बड़े माल आ सकता है। गुजरात में पोर्ट है, उनके पास भी एक मेजर पोर्ट है। हमारा पारादीप है, उनका कांडला है। हमारे पास 14 नॉन मेजर पोर्ट है, बहुत सारे फंक्शनल भी नहीं है। उनके पास 48 है। 48 है हमारा 14, उनका 48। वी हैंडल 5%, दे हैंडल 40%। मैं एक ही उदाहरण देता हूं, लॉजिस्टिक से जुड़ा हुआ है जी। भारत की सब्सटेंशियल कोयला, आयरन और जी। स्टील में हमारी, मैं कभी कभी उसकी सोचता हूं क्या प्रॉब्लम रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। मिनरल रिसर्च यही है, एनर्जी यही है। प्रोसेसिंग होता है वेस्टर्न इंडिया में, प्रोसेसिंग होता है नॉर्दर्न इंडिया में, फिर कंजम्पशन पॉइंट यही है। पेट्रोकेमिकल में हमारे लिए 70-75 साल में हमें जो एक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए था। जी। रोजगार कैसे ज्यादा आएगा, रेवेन्यू कैसे ज्यादा आएगा, वेलफेयर कैसे बढ़ेगी। देखो, डेवलपमेंट के लिए वेल्थ एंड वेलफेयर दोनों की एक इक्विवेलेंस चाहिए। वेल्थ क्रिएशन भी चाहिए, उस वेल्थ क्रिएशन से एसेट क्रिएशन को बढ़ाना पड़ेगा और वेलफेयर भी करते रहना पड़ेगा। सिर्फ वेलफेयर करोगे
ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वेलफेयर किसकी कॉस्ट पे होगा? कोई ना कोई तो उस वेलफेयर की स्पेंडिंग को किसी ना किसी को तो जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा ना। सिर्फ सरकारी बजट से हो पाएगा क्या? शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको वेल्थ क्रिएशन की एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा। गुजरात वगैरह में एक बीच में एक व्यक्ति को मिला जी, ये जो पारस फार्मास्यूटिकल वाले जो बनाते मूव स्टॉपेक ये सब मेडिसिन बनाते थे जी, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बहुत बड़ा ब्रांड है, अफोर्डेबल ब्रांड है। उनकी ओरिजिन कभी 60s में उड़ीसा से हुई थी। ओके, 60s में गुजराती मूल की व्यक्ति थे, उड़ीसा आए थे, मार्केट को ढूंढते ढूंढते उड़ीसा आए, यही एंटरप्राइज शुरू किया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन समहाउ फिर डिसलोकेट हो गए, फिर वेस्टर्न चले गए। इसलिए कल्चर बनानी पड़ेगी, एक माहौल बनानी पड़ेगी। अभी तो मैं इसीलिए ये सारे पुराने बातों को मैं बहुत पढ़ता नहीं हूं और मैं बहुत तुलना नहीं करता हूं। मेरे में एक कॉन्फिडेंस है, जो उड़िया में जिसको कहते हैं दम है। मेरे बच्चों पे मेरा पूरा भरोसा है, मेरे प्रॉब्लम वो ज्यादा जानते हैं, और मैं कंपैरिजन कर बैठूं तो उसका पॉलिटिकल टोन आएगा। मोदी जी का गुजरात तो अच्छा है ही, ये दुनिया कहता है, फिर मैं उड़ीसा में ज्यादा कहूंगा तो कल से मेरे ऊपर गाली करने लगेंगे। इसलिए मैं उसमें पढ़ता नहीं हूं। अभी देखो, हम तो मेरे को पूरा अभी आने वाले दिनों में जो 10 साल के बाद क्या होगा जी, 10 साल के बाद ये बच्चे सरकार के भरोसे पे नहीं रहेंगे। मैं पिछले दिनों में एक न्यूज़पेपर की यंग टैलेंट अवार्ड गिविंग में आया था। एक लड़का मेरे को मिला, स्टार्टअप था वो, एक लड़का मेरे को मिला। मैंने पूछा आप क्या करते हो? बोले कि मैं लॉ फार्म चलाता हूँ। मैंने आप लॉ फार्म भुवनेश्वर से चलाते हो? बोला हाँ मैं लॉ फार्म भुवनेश्वर चलाता हूँ। मैंने आपकी सब क्लाइंट कौन है? बोले मेरे बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट है। मेरे समझ में कुछ समय नहीं आया कि भुवनेश्वर में बैठ के लॉ फार्म और इंटरनेशनल क्लाइंट ये कैसे। बोले कि देखो मैं ग्लोबल टाइम के हिसाब से काम करता हूं, मैं इंटरनेशनल लॉ का विद्यार्थी था, मैंने देश की 4-5 जगह पे इसे एक टीम बना लिया है। भुवनेश्वर मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है, एक जॉब मेरे को दुनिया की कहीं से भी कंसल्टेंसी के लिए आता है, मैं उसको समस्या का लीगल ओपिनियन नहीं बैठ के देता हूँ। टर्नओवर कितना है? 3 करोड़ रुपया। वाह, ये मॉडल सब आने वाले दिनों में यहाँ से बनने वाला है। ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। इसलिए ये उड़ीसा और ईस्टर्न इंडिया भले ही पीछे हैं, लेकिन मैं जो एक आज जो भारत में पूर्वोदय की फोकस है जी, और आने वाले, मैं इसीलिए हम 100 क्यूब की कल्पना किए हैं, लक्ष्य रखते हैं 36 तक, फिर एक टारगेट आ जाएगा 2047 में। और दुनिया की जो स्थिति है, दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जी, अभी कोरोना को एक केस स्टडी अगर हम मानते हैं, वैक्सीन किसने बनाया जल्दी, इकोनॉमी को किसने हैंडल किया, जी, किस बजट में इतना कैपेक्स हो रहा है, किस बजट में इतना वेलफेयर हो रहा है, जी, विश्व की सारे अर्थशास्त्री को भारत की मॉडल एक केस स्टडी बन गया है अभी। इसीलिए बन गया, कैसे हमने उसको संभाला। ये भारत की मोमेंटम आ गया है और भारत के मोमेंटम को सबसे ज्यादा फायदा पूर्वी भारत लेने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की इस बार भी बजट में पूर्वोदय था जी, राष्ट्रपति जी यहीं के हैं, उनकी प्रायोरिटी भी यहीं के हैं, इसी समस्या के लिए जी, अभी देखो जब एंड टू एंड प्लान करना पड़ता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत देश की पीवीटीजी जो अत्यंत पिछड़े आदिवासी है, जो पहाड़ में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनकी संख्या देश में 35 लाख है, कोई वोट टूट के मायने नहीं रखते हो, उनके लिए 24,000 करोड़ रुपीस की एक बजट प्रोविजन करके पीएम जनमन प्रोग्राम किए। ओके, जब बॉटम ऑफ द पिरामिड की लास्ट स्टोन को आप टर्न नहीं करोगे, पिरामिड की अंतिम नींव में जो पत्थर है ना, उसी को हिलाना पड़ेगा, तब जाके एक नया दुनिया बनेगी। और मैं बहुत इसीलिए पॉजिटिव आदमी हूं और मेरा भरोसा है हमारी यंगस्टर्स के ऊपर, और नॉट ओनली उड़ीसा, पूर्वी भारत की इस पूरा बेल्ट में। आप लोग इतिहास में पढ़ते हो देश में कि 1857 में लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, हम उसकी 40 साल पहले ही लड़े हैं। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में, वीर सुरेंद्र साय के नेतृत्व में
जय राजगुरु की प्रेरणा से हम लोग 1803-4 में झगड़ा हमारी हुई है। 1857 की 40-45 साल पहले। ये बड़ा विचित्र माटी है। मातंगिनी हजरा मिदनापुर में महिला थी, जिंदगी दे दी, कंप्रोमाइज नहीं की। ये लड़ने वाला भूमि है। भगवान बिरसा मुंडा यहीं के थे। जी मिस्टर प्रधान, प्रधानमंत्री की बात करते हैं आप, ये विचित्र भूमि है उसकी भी बात करते हैं, तो मुझे एक सवाल आपसे पूछ ही लेना चाहिए यहाँ पर कि हाल फिलहाल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा हमारे नज़र में आई, वो ये है कि आपके उड़ीसा में प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग्स in the last 9 or 10 years has only moved between 75% to 90%, has never dipped beyond 75%, never gone under that number. आपकी तो सरकार भी नहीं है यहाँ पर, पिछले 25 साल से आपकी सरकार नहीं है, होता कैसे? देखिए, मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ मैं 10 साल से उनकी चॉइस से उनकी मंत्रिमंडल में काम कर रहा हूँ जी। मेरे एक चीज उनसे सीखा है, वोट एक अलग दुनिया है, चुनाव एक अलग दुनिया, एकदम तसल्ली से सारा चीजों को करते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है, गरीब कल्याण की बात आती है, वो कोई वोट वगैरह की उनके पास कैलकुलेशन नहीं है। हमको तो यहाँ, हम तो दूसरे नंबर की पार्टी है, बड़े पार्टी है। केरला में हमारा कुछ नहीं है जी, तमिलनाडु में हमारा बेस इतना नहीं है। काशी तमिल संगमम को आयोजन करके तमिल संस्कृति और काशी की संपर्क को दुनिया को दिखाने का काम मोदी जी ने किया। उड़ीसा की बात आप कह रहे हो, मैं अगर एक फैक्ट आपके माध्यम से समृद्ध लोगों के सामने रखूं, 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी। हम एक रीजनल भाषा वाले राज्य हैं और मेरे को भी कभी कभी लगता था दिल्ली हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है, दिल्ली हमारे हक नहीं देता है। इसलिए सोसाइटी में एक एंगर भी रहता था, एक एक्सपेक्टेशन भी रहता था। 2004 से 14 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट हेड में उड़ीसा को 3 लाख करोड़ रुपया की एलोकेशन किया था। आप पूछ रहे हो कि मोदी की अप्रूवल रेट 90% क्यों है? उसकी एक राज है। आप भी कहे बात सही है, मोदी जी का सरकार यहाँ नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन मोदी जी ने यहाँ पिछले 10 साल में 18 लाख करोड़ रुपया दिए हैं। 10 साल में एक सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया दिया था, मोदी जी ने 18 लाख करोड़ रुपया दिए। That's a huge number. ये कोई वोट की विषय नहीं है। मैंने अभी थोड़ी आपको कहा कि प्रिमिटिव ट्राइब की, आप जानते हैं कि आज उड़ीसा में हम अभी जो लोग, आज जो सेशन, अंतिम सेशन समाप्त हुआ, इसमें एक उड़ीसा की 4 प्रिमिटिव ट्राइब, इन प्रैक्टिस वो ट्राइब ही थे, लेकिन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको मान्यता ही नहीं था। आजादी की 76 साल हो गया। मोदी जी ने पावड़ी भूइया और बोंडा जैसे कम्युनिटी को, मांकड़िया जैसे कम्युनिटी को अभी उन्होंने पीवीटी जी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया। विषय वोट की नहीं है, विषय जिम्मेवारी की है, विषय संवेदनशीलता के है, विषय गरीब कल्याण की है। इन्होंने कहा था 14 में कि मेरे सरकार देश की गरीबों के प्रति समर्पित रहेगा, महिलाओं के प्रति समर्पित रहेगा, युवाओं के प्रति समर्पित रहेगा, किसानों के प्रति समर्पित रहेगा। ये 4 वर्ग को ध्यान में रखते हुए अगर हम सेवा करेंगे तो सोसाइटी की ये 4 पिलर के ऊपर ही दुनिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें वोट टूट अलग बात है और देखते रहिए, वोट में भी ठीक हो जाएगा। इलेक्शंस तो बस अब महीने दूर हैं, तो आप क्या इंडिकेट करें? वैसे मैं कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं, मैं भी नहीं बोलने वाला हूं। मैं नहीं पूछ रही हूँ कोई सवाल मिस्टर प्रधान, बट एक और 2047 की बात करती है आपकी सरकार। आप कार्यरत भी हैं, 100 साल होंगे हमारे भारत के 2047 में, एंड यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिग ड्रीम्स दैट यू वांट टू फुलफिल टिल देन। बट दूसरी तरफ मिस्टर प्रधान, उड़ीसा की बात करें, आपके उड़ीसा की भी तो 100 साल हो रही है। इन 2036 यू विल बी कंप्लीटिंग 100 years ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। यहाँ मेरे 2 सवाल हैं आपसे मिस्टर प्रधान। पहला ये कि भारत के विकास में उड़ीसा का कितना योगदान रहेगा, पहला। दूसरा, और शायद थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल
कि क्या इन 100 सालों में उड़ीसा जहां आज आकर खड़ा है, क्या वो वही मुकाम है जहां आपके उड़ीसा वासी इस स्टेट को देखना चाहते थे, या शायद कोई कमी रह गई? कोई कमी नहीं रहेगा। मैंने कहा शुरू में, मैं पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति हूँ। दो चीज आपको एकदम रैपिड फायर जैसे आप पूछे और मैं भी उत्तर दे देता हूँ। भारत की विकसित होने की रास्ता उड़ीसा से ही है, पूर्वी भारत से ही है। हम ही नेतृत्व करेंगे देश की आने वाले 25 साल में। इंटेलेक्चुअल लीडरशिप में हमारी लड़के ही रहेंगे, हमारी बच्चियां ही रहेंगे, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं स्पष्ट, जो लड़का रॉकेट उड़ा सकता है जी, किराना दुकान की बेटा अगर रॉकेट उड़ा सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये चंद्रयान 4 में जाएगा, पक्का मान के चलो। इसमें मैं दूसरा, ये जब नेशनल मोमेंटम बन गया है, भारत इरिवर्सिबल पोजीशन तक आ गया है। जब भारत बढ़ेगा और उड़ीसा उसकी लीड पोजीशन पे रहेगी, तो उड़ीसा बढ़ना तय ही है। उड़ीसा कोई पीछे नहीं रहेगा, उड़ीसा बढ़ना तय ही है। और एक सोसाइटी की प्रेशर आती है। तभी आज की जनरेशन की जो उड़िया में देखता हूं ना, उस लड़कों के अंदर जो कॉन्फिडेंस में दिखता हूं जी, ये मैंने कहा, मैं इस राज्य की छात्र युवा आंदोलन से आया हूं जी, मैं सच में अभी कभी कभी यंगस्टर्स को मिलता हूं, देखता हूं उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस चीजों के ऊपर समझना। हम तो एक बार हमको टीचर समझाते थे, मैं बहुत मेरा एक अनुभव है कि हम बाद में उसको समझते थे, पीछे से समझते थे, धीरे से। मैंने दीजिए क्या, मैं इसको कहना, मेरा पोल खुल जाएगी इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ। क्या है, मैं लेट लर्नर, अच्छा, आई एम स्लो लर्नर रादर देन मैं स्लो लर्नर। लेकिन आज के बच्चे कितना भी दुरंत पृष्ठभूमि के हो जी, उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमें उड़िया लड़कों को क्या, मेरे जनरेशन में क्या था, हमको आता था आंसर, हम आंसर नहीं देते थे। इसीलिए नहीं देते थे, अरे गलती हो जाएगा तो मेरा सार नाराज हो जाएगा, फिर मित्र हंस देंगे, फिर वो जो क्लास में बैठी हुई लड़की वो जोर से हंस देगी, अरे छोड़ो यार, कहे ना, नहीं चुप रह जाओ। उसमें हमारी कॉन्फिडेंस दब जाता था। आज के बच्चे ऐसे नहीं है जी। ये एकदम कॉन्फिडेंट है, वो आगे बढ़ जाएंगे। मिस्टर प्रधान, इतने सारे सवाल आपने हमारे लिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, और प्लीज मैं ये with the rider that this is not with any political connotation, Mr. Pradhan, yet I want to ask you this, that when a place, a region, a state, a country has a government which is a long-standing one, a stable, long-standing one, it still has its advantages and disadvantages. एक ही सरकार कई समय तक रह गई है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा है आपके स्टेट में, 5वीं टर्म खत्म करने जा रही है मिस्टर पटनायक की सरकार। कैसे देखते हैं ये पीछे के 25 सालों को आप? देखो, ईस्टर्न इंडिया चीजों को, पड़ोस के बंगाल को देखिए जी। मैं कभी कभी इस विषय पे भी सोचता हूँ, ऐसा नहीं सोचता हूँ सिर्फ मेरे एंगल से सोचता हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा, मेरे एक बचपन से अभ्यास है कि मैं चीज़ों को थोड़ा ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, क्यों हुआ इसके लिए मेरे दिमाग में चलते रहता है। मैं पास के बंगाल को कभी कभी कंपैरिजन करता हूँ। देखिए, 2 प्रकार के मॉडल देश में है। लॉन्ग स्पैन सेवा करने के मौका मिलना एक एडवांटेज रहता है, लेकिन आपके पास विजन होनी चाहिए, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हो उसकी स्पष्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, कई कारणों के कारण लोग कंटिन्यू भी करते हैं। मैंने बंगाल में तो 3-3.5 दशक तक एक पार्टी की सरकार रही, उनको भी बड़े बड़े लेंस लगा के ढूंढने से भी बंगाल में नहीं मिलते हैं। मैंने सीपीएम वाले मित्र हमारे नहीं मिलते हैं, और मैं घुमा हूं बंगाल की, बहुत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते स्टूडेंट एग्नर में बहुत एक क्वालिटेटिव काम उनके समय में हुई थी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही पैकेजिंग किया था, वो कभी उनकी गले की हड्डी बन गई। इसलिए वो आज बंगाल जो स्पीड पे जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा था। वहां भी तो 30-35 साल का किसी की सरकार थी। यहाँ की बात करिए ना। मैं पहले गुजरात आता हूँ,
गुजरात में भी मोदी विजन की पिछले 25 साल की सरकार चल रही है। मोदी जी पहले ऑर्गेनाइजर थे, फिर बाद में लीड किए खुद मुख्यमंत्री करके, फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार चल रहा है। एक ही उदाहरण दिया नाम, हमने 5% कार्गो, वो 40% कार्गो। हम कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैंगनीज सभी का हम ही अधिकारी है। हमारी से रॉ मटेरियल बन के उनके वहां जाके प्रोसेस होकर फिर हमारी मार्केट में आता है। ये विजन और लीडरशिप की फर्क है। और मैं कभी कभी डेमोक्रेसी का मैं भारत में डेमोक्रेसी का बड़ा पुजारी हूं। लोगों को देखो, जो लोग हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविज्म पे हैं, हमारे, मैं कभी कभी सोचता हूं शायद मेरे में ही कुछ कमी है तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं लोगों को। ये मैं इसे सोचता हूं, मैं नहीं सोचता हूं कि लोग नहीं समझते हैं। और ये सारे विषय में मैं, कुछ लोग दम्भ दिखाते हैं बीच बीच में, वो डेमोक्रेसी में ऐसे रावण की दम्भ भी ऐसा होता था कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूं। दुर्योधन का भी ऐसे दम्भ था। ऐसे कई लोगों की दम्भ मनुष्य सभ्यता ने देखा है। बंगाल में भी हमने किसी की दम्भ देखा था, ढूंढने में नहीं मिलते हैं अभी। देखिए आगे क्या होगा उड़ीसा में। किससे कंपेयर कर रहे हैं ये? मैं छोड़िए, आज इतना तक रखिए ना। हम आप और मेरा प्रॉमिस हुई थी कि चुनाव 50-60 दिन बचा है, पॉलिटिक्स बात नहीं करेंगे। आज हम तो आए हैं हमारी, मेरे बच्चों को खड़ा करने। मैं तो आने वाले, मेरे नशा चढ़ा कि 100 क्यूब, 2036, 2047, ये सुवर्ण काल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। समाज कैसे जुड़ता है, समाज कैसे जुड़ता है। अभी 22 जनवरी को उसका एक झलक मैंने, हम लोगों ने देखा। फॉरगेट अबाउट राम मंदिर आंदोलन से छोड़ दीजिए, लेकिन देश एकाकार हुआ जी। देश इकट्ठा आया। और मैं कहूं उड़ीसा में कम से कम 50 गाने बने होंगे, 50 उड़िया लड़कों का, लड़कियों का गाना बना होगा। ये तरंग कहा जाता है। समाज जिस समय में मन बना लेगा कि हमें ये करना है, वो हो जाएगा। इसी स्पिरिट ने हमने अशोका को थकाया था। सम्राट अशोका को हमने हारे नहीं, हम लोग उड़िया लोग, हम उनको परास्त किए थे। मोरल विक्ट्री हमारी हुई थी। समाज को दिशा देने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप की भी जरूरत पड़ती है, द राइट काइंड ऑफ पॉलिटिकल हमारे उड़ीसा में मेघा जी कहावत है, वहाँ पंडित गोपबंधु दास करके बहुत बड़े समाज सुधारक, रेनेसांस चलाने वाले नेतृत्व रहे। उन्होंने कभी कहा उड़ीसा को देखते हुए, सब राज्य के एक मिजाज होता है। मैं उड़िया में पढ़ कह देता हूँ, फिर उसको मैं आपको समझाऊंगा। उत्कल रे नेता नहीं प्रयोजन। उड़ीसा में देयर इज नो नीड ऑफ एनी लीडरशिप। उत्कल नेता स्वयं नारायण यानी जगन्नाथ जी। कोई देखो, ये सब जगन्नाथ जी करा रहे हैं। मैं बड़ा भक्त हूँ जगन्नाथ जी का। आप पूरी जगन्नाथ जी पर ही छोड़ देते हैं ये सारी बातें। बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग ऑल दोस क्वेश्चंस मिस्टर प्रधान। वी आर नाउ गोइंग टू ओपन द फ्लोर एंड टेक अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। कैन वी हैव द माइक्स गो ऑन प्लीज? If you get the mic in your hand, please identify yourself first and then ask the question. Hello. Yeah, go on. Very good evening, sir. Jai Jagannath. This is Bibu Bahalia. And मेरा सवाल ये है कि हम एक ऐसे सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे जो स्टार्टअप कल्चर है या फिर जो उद्यमी है, इसको एक पिछले दर्जे में देखते हैं। बेसिकली जो सोसाइटी है, पहले सबसे ऊपर दर्जे में आता है सरकारी नौकरी, उसके बाद आता है कॉरपोरेट, उसके बाद सबसे नीचे आता है स्टार्टअप। सो ये माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए, ये मेरा सवाल है। थैंक यू सर। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर प्रधान। इसकी क्या नाम है उसका, कौन नाम कहिलो? बिभू बहालिया सर। बिभू बहालिया, यस सर। बिभू क्या कौन करुଛୁ तुमे? मोर सर गोटे स्टार्टअप अच्छे हॉल्ट एंड मिस्ट प्राइवेट लिमिटेड। बाहागर हेलानी? नहीं सर, एटा समस्या हो से लुचेगी पचारिए मु बड़बे। वो क्या है उसका समस्या मैं समझ गया। उसकी अभी वो बेचारा ने कोई आपने ठीक नहीं किया होगा, स्टार्टअप में लग गया।
तो इसकी अभी ढूंढ रहे होंगे माँ पिताजी, लड़की ढूंढ रहे होंगे, वो कहते होंगे ये लड़का क्या कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा को लड़की वालों को कि भाई स्टार्टअप क्या चीज होती है, क्लर्क है क्या, कुछ होता है क्या, 2 पैसा, वो ही हिसाब करते होंगे। पॉइंट बहुत नहीं, पॉइंट बहुत सही है, पॉइंट बहुत सही है। ये सोशल प्रोसेस है। देखो अभी मैं उसका ठीक उसकी रिवर्स में दिखता हूं। मैं दिल्ली रहता हूं, दिल्ली में कोई भी यंगस्टर्स को पूछो क्या करते हो, सर स्टार्टअप करता हूं। वो बिना करता नहीं करता, जमीन बिक्री को भी स्टार्टअप कहता होगा, लेकिन वो बिना बेहिचक में कहते स्टार्टअप में काम करता हूं, स्टार्टअप में काम करता हूं। एक समय आता है, अभी ये अगर हमारे यहाँ मधुसूदन दास, कुलो गौरव मधुसूदन दास, ये 18th सेंचुरी में जन्म हुए, 19th सेंचुरी की जो पर्सन उड़ीसा के थे, उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट बैरिस्टर फ्रॉम उड़ीसा। तो उन्होंने वकालत नहीं किया, वकालत किए, लेकिन वकालत छोड़ के, कलकत्ता हाईकोर्ट छोड़ के आके उन्होंने उड़ीसा में इंडस्ट्री लगाए। उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इन उड़ीसा की जो इन दिनों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो फाउंडेशन स्टोन पड़ा, वो मधु बाबू की उस इंडस्ट्री से ही पड़ा। इसलिए ये समय लगेगा, उसको भी लड़की मिलेगा, मैं जाऊंगा उसकी शादी में, कोई चिंता मत करो भैया, आप बुला लेना जरूर, इनको इनवाइट जरूर करना अपनी शादी में। सब समस्या का समाधान होगा। ओके, कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? Hello, sir. Hello, sir. I am Vishnath. I am the co-founder of Twinverse. It's an AR/VR company. Sir, as everyone is talking about startups, even the government has थोड़ा माइक को थोड़ा आगे करो। even the government has put a major focus on startups. So, talking about this, do you foresee any day where a 30-year-old person can become a cabinet minister for a so-called startup department, for helping entrepreneurs like us and people like us to help the problems that are faced in this startup ecosystem itself? So what are your thoughts on this, sir? तो मैं ही तो हूँ, I am the example. 30-year-old बोला मिस्टर मैं प्रधान। 15 साल से ही कर रहा हूँ। When I was 15-year-old, I became a student activist. From that day, from 83 to 2024, 41 years. तो आई एम द सक्सेसफुल स्टार्टअप। देखो क्लैरिटी क्या करना है, कैबिनेट मिनिस्टर बनना तो बन जाओगे, कोई चिंता नहीं। बनने आने वाले 15 साल में क्या होगा, आने वाले 15 साल में या 15 साल में उड़ीसा की जो मुख्यमंत्री बनेगा उसकी आयु 35 से 40 के अंदर होगा। ये मार्क नहीं वाट, मैं अभी भी तब भी रहूंगा। मैं 35 से 40 साल के अंदर का कोई लड़का बनेगा यहाँ का लीडर देश की। मैं जब यूनियन कैबिनेट में गया था, मेरे उम्र तब 45 ही था। मेरे बहन स्मृति ईरानी मेरे से छोटी है, उसकी उम्र शायद 39 ही था। अभी 10 साल पहले एवरेज एज 39 हो गया था, तो आगे आने वाले दिनों में 30 हो ही जाएगा, तो नेचुरल लॉ है। तो आप लेकिन 30 के ऊपर चले जाओगे तुम ना। Yeah, but maybe, you know, when this actually does become a momentum, you might just feel the need to have a separate cabinet ministry for that. We don't know how things go. Can we have the next question now? Hello. Hi, sir. My name is Srirag. I'm coming from Bangalore. So, my question for you is like, sir, do you invest in startups, like not as the Honorable Minister, but has Sri Dharmendra Pradhan ji personally investing from your personal income? And the reason why I asked this question to you is because I've been having this thought since a very long time. What if the ministers or the Honorable President herself starts investing in startups personally? Wouldn't that create a curiosity among the public, and which will make them learn more about startups and investments? Because if in a state like Kerala, where there is the literacy rate is so high, and still people are getting scammed in the name of investments, where people are investing in wrong hands, like in money chains, they're investing, calling it
as investments. So what is your thought on this, sir? No, I totally agree with you. When there are, please sit. Welcome to Odisha. Thank you. You came to this conclave organized by IIT Bhubaneswar. I will answer in the two part. You put a question. Did I invest in the one of the startup? What's my idea? And overall, people should have faith on startup to invest or not. This is part two of the question. The part two I will answer. Once I had been to IIT Mumbai. That was my first visit to a IIT, being a union minister in my petroleum ministry days. With my limited knowledge, I didn't know about equity, I didn't know about angel fund, I didn't know about the VC. Bala is here as a VC. So I didn't know about what kind of financial mechanism are backed up to startups. I asked him, did you get loan from banks? All startup, 10, 12 startups were there. They all said, oh no, bank never trust us. Bank never gave us fund. Government is funding through a fund of fund. But now I have observed in India, lot of venture capitals are emerging. Lot of angel investors are also coming up. It's not far away. Yes, in the eastern part of country, that trust level has to be increased. That is the main reason to have a conclave like research park, what we are intended to organize tomorrow. In that conference, not only students will be there, not only startups will be there, investor will be there. Tomorrow, we have invited one of the prestigious venture capitalist group to our program to have a MOU with the research park. Then I have discussed with many high net worth person, Odia person or connected to Odisha. They are very open and very ready, eager to invest in the Odia entrepreneur. We have to create a buzz, we have to create an ecosystem. I see within the next 2-3 years, fund will not be a problem because your idea has a potential. Your idea has a potential capacity to create a change. Regarding the personal one, sometime I thought, but then I don't have any, I didn't get any opportunity. Now I think I met Bala. I will ask him how to invest in a small way. I am personally keen to invest in a startup, but I didn't know how to do that because in my life, investment of politician is a dangerous thing also. Investment might be few thousands, but it will create a huge buzz. But now I will take help, professional will take help of Bala, and he will advise me. And I assure you, I'll fund a small component from my own salary. Sir, my question to you is that do you consider of starting your own startup had you not been a minister, and if so, which startup? And also, what is the scope for political startup now in Indian politics? अब बताइए आप. Thank you, sir. देखो, ये हंसी मजाक वाला प्रश्न हो गया. पॉलिटिक्स ही एक स्टार्टअप है. पूरा एंटायर पॉलिटिक्स इज ए स्टार्टअप. सो लॉट ऑफ रिस्क, लॉट ऑफ uncertainty, but success ratio is also there. So people are all youngsters should join socio-political life, taking risk, and only if you only take risk, then change will be there. So, but overall, looking into our country's scenario, risk-taking ability of our youngsters are increasing. That's a silver line.
Absolutely, Mr. Pradhan. So thank you so much. Thank you to the audience. And Mr. Pradhan, thank you so much for giving us your time and for this absolutely enlightening session. I'm hoping that all of you have got a clearer perspective on a host of issues. So before we let him go, ladies and gentlemen, give it up for India's Education Minister, Mr. Pradhan. Thank you.